गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 23, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करने वाले हैं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज क्या क्या रहेगा हमारे न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ट्रांसजेंडर इश्यूज के बारे में रहेगा। बिल्कुल दो लाइन का टॉपिक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देने के डेफिनेटली आपके काम आ सकता है आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। इसको थोड़ा सा देखेंगे। रीजनल न्यूज है वैसे ये। साइमल्टेनियस इलेक्शन ये अच्छा टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मैं इसको कोई खास आर्टिकल नहीं मानता हूं, मेंस में आपके लिए बन सकता है। अंटार्कटिका बिल इंटरेस्टिंग है, न्यूज में पेपर में आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग अभी तक बात नहीं किया है, तो पॉलिटी वाले सेक्शन से इसको कवर करेंगे। आर्यन द्रविडियन इशू क्या है, ये एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, तो थोड़ा सी कंट्रोवर्सी है बेसिकली, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ब्राउनी पॉइंट्स मैंने आपके लिए ऐड किया है आपके सेल्फ स्टडी के लिए। रुपी डॉलर आरबीआई, ये भी एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है। तो आज हम लोगों ने दो एडिटोरियल लिए हुए हैं, क्योंकि देखिए सैटरडे का दिन है और सैटरडे को एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कम से कम जो है कुछ दो एडिटोरियल करके एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। मेरा यूपीएससी वाला होता है एंटरटेनमेंट, यही होता है, एडिटोरियल पढ़िए, एक्सप्लेनर पढ़िए, न्यूज पढ़िए, है ना। और यूक्रेन रशिया के बीच में छोटी सी डील हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देन वी हैव सम एमसीक्यूज आल्सो, और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोगों ने लिए हुए हैं। ठीक है, एक बार फ्रंट पेज में देख लेते हैं क्या है। पहली न्यूज जो है वो आजम खान को लेके है, उसको बेल मिल गई है और एक रेगुलर बेल है ना। कल और परसों दोनों के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल। हमारे पास तीन तरह की बेल होती है। रेगुलर बेल होती है, एक हमारे पास इंटरिम बेल होती है, एक हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल होती है। तीनों बेल का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। अगर किसी एस्पिरेंट ने नहीं देखा है तो प्लीज आप कल वाले और परसों वाले दोनों एनालिसिस में जाके देख सकते हो। पहला टॉपिक यही है, उस न्यूज को देखें और आराम से बेल के बारे में कौन कौन से प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी वगैरह में, 437 437A, वो सब हम लोगों ने वहां पे समझा रखा है। तो बेल मिल गई है इनको, तो पर्टिकुलरली कोई न्यूज हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दिनेश गुंडावर्देना जी जो है नए पीएम बन चुके हैं श्रीलंका के, तो ये भी कोई खास न्यूज नहीं है हमारे लिए। सुरारई पोट्रू विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड, तो ये नेशनल अवार्ड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और अभी बहुत सारी फिल्मों को बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, वो सब अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो एक्चुअली शेयर किया गया है। तानाजी जो मूवी आई थी उसमें अजय देवगन ने जो रोल प्ले किया था उसके लिए उनको मिला है, और दूसरा जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला वो सूर्या को मिला है। ठीक है, जिनकी मूवी थी सूर्या राई, यही मूवी है बेसिकली। इनमें उनको इस मूवी को बेस्ट फिल्म मिली है, और इसके अंदर काम करने के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बाकी यूपीएससी में तो देखो इस तरह के सवाल पूछते नहीं है। हाँ, आप यूपीएससी के हिसाब से ये जरूर पढ़ सकते हो कि नेशनल अवार्ड कब शुरू हुए थे, है ना, को इसकी कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं, किस तरह से वो चीजें काम करती हैं, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। और कल रिजल्ट आ गया है 10वीं और 12वीं का सीबीएसई का। ऑफ कोर्स लड़कियों ने हर साल की तरह बाजी मारी है, तो वो आप थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आज की पहली न्यूज क्या है। लेकिन पहली न्यूज पे जाने से पहले हमेशा आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बोला, यस, वीडियो को करें लाइक। लाइक करने के बाद आगे बढ़ेंगे सभी लोग, और उसके बाद करेंगे आज के न्यूज़पेपर को एंजॉय। हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। एक्चुअली 3 तारीख से शुरू हो चुका है, 3 जुलाई से। अभी इकोनॉमी की क्लासेस वगैरह चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करोगे इसको तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको देंगे, मेंस का टेस्ट सीरीज आपको देंगे, टीचर के साथ 1-to-1 आपकी मेंटरिंग भी होती है, वैल्यू एडिटेड मटेरियल आपको दिया जाता है, वीकली टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, तो बेसिकली सारी चीजें हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे देखिए, आपको दिख जाएगा, है ना, ये स्क्रीन के ऊपर। तो इस पर मैसेज वगैरह करके सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स के बारे में ले सकते हो। इस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ। देखिए, रीजनल न्यूज है, छोटी सी न्यूज है, लेकिन कई बार ट्रांसजेंडर इश्यूज के बारे में अगर आपको कहीं पे बात करना हुआ, इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं या मेंस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस तरह का एग्जांपल डेफिनेटली आप डाल सकते हो। तो एग्जांपल के लिए ही आर्टिकल है। बेसिकली बात क्या है, देखिए दिल्ली मेट्रो का सीन है, और दिल्ली मेट्रो में जो टॉयलेट्स होते हैं और वहां पे देखिए इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। तो दिव्यांग के लिए तो चलो है, ये इशू नहीं है। ये है ट्रांसजेंडर वाला जो साइन लगाया जाता है ना, कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर वाले साइन में हम लोग ये यूज करते थे उभयलिंगी। उभयलिंगी जो है कि हिंदी ट्रांसलेशन होता है ट्रांसजेंडर का। तो कई सारे स्टेक होल्डर ऐसे थे, ग्रुप्स यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, ये बेसिकली जो है वो ऑफेंसिव है। उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, ये वर्ड जो है वो ऑफेंसिव है।
तो जब उनकी थोड़ी सुनवाई वगैरह सुना गया उन स्टेक होल्डर्स को, तो सरकार अभी क्या करने वाली है, दिल्ली मेट्रो इस पूरे इसको चेंज करके जो है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, टी, इस तरह से टी लिखा जाएगा, ये साइन होगा ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स का। ठीक है, बस यही थोड़ा सा न्यूज था, क्योंकि देखिए इस तरह के जब हम लोग चीजों का जब अप्लाई करते हैं तो उस समय हमें नहीं पता होता इसका क्या रिएक्शन होगा। तो 300 से ज्यादा टॉयलेट्स हैं दिल्ली मेट्रो के अंदर, तो सभी के अंदर ये साइन को चेंज कर दिया जाएगा। और जब हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो देखिए मेल के लिए सिंबल होता है ना, फीमेल के लिए सिंबल होता है, और ट्रांसजेंडर के लिए इस सिंबल का यूज किया जा रहा था। तो शायद इस सिंबल को भी यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, तो ट्रांसजेंडर की जगह टी लिखा जाएगा और इसको भी थोड़ा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा हल्का सा न्यूज था, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, है ना। पर्टिकुलर इशू क्या है वो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कल आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे गए थे संथाल के बारे में, क्योंकि हमारी नई प्रेसिडेंट जो है वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो वहां पर पहला आपका आंसर हो जाता है बी, सी वाला, ये वाला, मतलब बोथ 1 and 2। तो टेरिटोरीज कॉल्ड संथाल परगनास वर क्रिएटेड, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स ने संथाल अपराइजिंग के बाद में एक संथाल परगना अलग से बना दिया गया था, जिसमें संथाल कम्युनिटी के लोग आगे रहने लगे थे। इट बिकेम इलीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथाल। यस, ठीक है, संथाल लोग जो हैं वो दूसरे नॉन संथाल ट्राइबल लोगों को लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। संथाल अपराइजिंग के बाद में ये मेजर्स लिए गए थे बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है वो संथाल के बारे में, तो थोड़ा इसीलिए आपको मैंने सोचा करवा देता हूँ। इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, डेक्कन राइट और म्यूटिनी, तो ये 2, 4, 1 and 3। ठीक है, तो सबसे पहले संथाल रिबेलियन हुआ था, उसके बाद जो है सिपोई म्यूटिनी हुआ था 1857 में, फिर हमारा इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, और फिर हमारा डेक्कन राइट्स हुए थे। तो थोड़ा सा मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल दी है, आप सेल्फ स्टडी करके सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाता है। कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं सिर्फ पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाता है पीडीएफ डाउनलोड करने का, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके लिए करंट अफेयर का पूरा काम करेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे जब इसको कलेक्ट करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, तो एक काफी अच्छा डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, छोटा सा टॉपिक है, लो पैनल टू एग्जामिन साइमल्टेनियस इलेक्शन। देखिए जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, एनडीए की गवर्नमेंट, तो उस समय भी मोदी जी ने कहा था कि यार देखो ना, रोज रोज इलेक्शन होते हैं, है ना। चलो जनरल इलेक्शन तो मान लो फिर भी ये 5 साल में एक बार होता है अभी कुछ समय से, लेकिन कभी तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है, कभी हरियाणा में हो रहा है, कभी केरला में हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, रोज रोज इलेक्शन होते रहते हैं, तो जनता तो पागल ही हो जाती है बेचारी, है ना। बड़े नुकसान है इसके। तो एक साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने की बात जो है मोदी जी ने उस समय कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारा जनरल इलेक्शन होता है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो एक साथ ही होने चाहिए। तो ये आइडिया उस समय आया था। इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी जो है लॉ पैनल, जो इंडिया का लॉ कमीशन है, उसको फॉरवर्ड किया गया है। अब वो इस पर डिस्कशन करेंगे, जो भी होगा वो आगे की बात है। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो अगर ऐसा हुआ मान लो फ्यूचर में, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म होने वाला है। लेकिन एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन के? तो साइमल्टेनियस इलेक्शन आपको बता ही दिया मैंने, तो सेंट्रल और स्टेट में एक साथ साथ होने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि जो खर्चा होता है भैया इलेक्शन के ऊपर, वो कम हो जाएगा, है ना। अभी आपको मशीनरी वहां पे लगानी पड़ती है, फिर आपको मशीनरी स्टेट में लगानी पड़ती है, बहुत खर्चा होता है, तो खर्चा आपका बच जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल, है ना, वो हमेशा इलेक्शन ड्यूटी में ही रहते हैं, तो जो एक्चुअली में इनको काम होना चाहिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का, वो नहीं हो पाता, तो एक्स्ट्रा बर्डन कम हो जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाएगा, जितनी मशीनरी है, मतलब छोटे से लेके बड़े ऑफिसर तक सब इलेक्शन ड्यूटी में लगे होते हैं। इवन टीचर्स भी, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो भी इलेक्शन ड्यूटी में लगे होते हैं, तो यार वो बर्डन उनके ऊपर कम हो जाएगा, है ना। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है टाइम पे इंप्लीमेंट भी हुआ करेंगी। अभी क्या होता है, सरकार एक पॉलिसी लॉन्च करती है, फिर इलेक्शन आ जाता है, फिर दूसरी पॉलिसी लॉन्च करते हैं, फिर से इलेक्शन आ जाता है, तो सरकार का सारा टाइम तो इलेक्शन में चला रहता है। कैसे इलेक्शन जीतना है, कैसे रैली करनी है, कैसे भाषण देने हैं, भैया पॉलिसी कब इंप्लीमेंट करोगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे हो जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट एक्टिविटी रादर देन द इलेक्शनियरिंग, है ना। तो वही बात है कि अगर एक बार इलेक्शन होंगे 5 साल में, तो सरकार का सारा ध्यान डेवलपमेंट एक्टिविटी के ऊपर रहेगा, ना कि इलेक्शन लड़ने में। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस हो जाएगा बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज का। एंड इट प्रोवाइड मोर टाइम टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, है ना।
जनता को भी सोचने का समय मिलेगा, है ना, सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो समय मिल जाता है सभी को प्रॉपर तरीके से। तो 5 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छे से सब कुछ चीजें होंगी। तो अच्छा है, काफी अच्छे एडवांटेज है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट सिस्टम तो हमारे यहाँ पे होता नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। मतलब जब तक वो मेजोरिटी एंजॉय करती है तब तक सरकार में बनी रहेंगी। अब मानो आज सरकार बन गई, अब इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि वो अगले 5 साल तक जो है मेजोरिटी एंजॉय करेगी, सरकार कभी भी गिर सकती है ना। तो जब सरकार गिरेगी तो डेफिनेटली वहां पे नया इलेक्शन आपको करवाना पड़ेगा। तो 5 साल अब कैसे इंश्योर हो सकते हो, नहीं हो सकते ना। तो उसके लिए फिर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है। और जैसे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिर गई, कर्नाटक में गिर गई, उत्तराखंड में गिर गई, तो 5 साल तो पूरे होते ही नहीं है गवर्नमेंट के, कैसे करोगे। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी अगर आप यूपीए मतलब 2004 के बाद से अभी 2022 आ गया है, अब तक तो ठीक है। इससे पहले जो है सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी गिरती रहती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि अटल वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी, ओनली 13 डेज। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो सिंक नहीं बन पाएगा, ऐसा सबसे बड़ा आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है ना। There will also be an additional requirement for the polling staff and the better security arrangement। अब सोच के देखिए, पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, हर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, है ना। तो इतना बड़ा अरेंजमेंट भैया इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा, इतनी सारी मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस, बैलेट पेपर्स, ईवीएम मशीन्स, इतना सारा जुगाड़ आप कैसे करोगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग एक बर्डन कम करने चले थे, लेकिन बर्डन एक्स्ट्रा हो जाएगा और खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खर्चा कम हो जाएगा, इतने बड़े देश में एक साथ इलेक्शन करवाना तो चैलेंज तो है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उनको कन्विंस करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, वो भी नहीं मानेंगे अपोजिशन वाले। तो कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। दो और कुछ अगर आपको ऐसा लगता है इसका बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया आपके दिमाग में भी डेफिनेटली होना चाहिए इसके बारे में, आप नीचे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिन इन राज्यसभा ओवर द प्राइवेट मेंबर्स बिल। बेसिकली अभी प्राइवेट मेंबर कुछ लोगों ने जो है अभी बिल पेश किया था। जैसे एक तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके बारे में हुआ था कि हमारा जो पुराना जो एक्ट है हमारे यहाँ पे, जो 1991 में हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, वर्शिप जो एक्ट है, स्पेशल वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको डिसबैंड कर दिया जाए। पहला तो ये था। फिर एक इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी एक प्राइवेट मेंबर बिल डाल दिया, और फिर एक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी प्राइवेट मेंबर बिल डाल दिया। तो इसलिए थोड़ा न्यूज में है। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होते एज यूजुअली, बट स्टिल प्राइवेट मेंबर बिल न्यूज में है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बिल आता है राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, तो वो मिनिस्टर लेके आते हैं, है ना। अब सभी तो गवर्नमेंट मिनिस्टर नहीं होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी मेंबर भी होते हैं, जैसे अपोजिशन वाले। अब अपोजिशन में अगर मान लो कोई आदमी बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट का बिल थोड़ी ना है, वो तो उस प्राइवेट मेंबर का बिल है। या फिर गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसा भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमपीज हो, लेकिन वो कोई मिनिस्टर नहीं होते हैं, वो यूजुअली नॉर्मल मेंबर होते हैं। अगर वो भी कोई बिल लेके आते हैं तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज रेफर्ड एज द प्राइवेट मेंबर। अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, गवर्नमेंट के अटेंशन को सीक करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। और इसको ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, खुद उसी मेंबर की होती है, सरकार की तरफ से उसको कोई हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन अगर एक मिनिस्टर बिल ड्राफ्ट करता है तो उसके लिए पूरी मशीनरी होती है, उसके बड़े हेल्पर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, दुनिया भर के लोग होते हैं उसको करने के लिए, है ना। दूसरी बड़ी बात, जब कोई मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट का कोई बिल पेश होता है तो वो कभी भी किसी भी दिन पेश हो सकता है, किसी भी दिन आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर का बिल होता है, पहली बात वो फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस होगा और डिस्कस होगा, एक दिन उसके लिए फिक्स किया गया है, और वो 1 महीने का नोटिस आपको देना पड़ता है उसके लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट का मिनिस्टर अगर बिल पेश करता है और अगर वो बिल रिजेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट मेंबर का बिल रिजेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी तक इंडिया में जो लास्ट टाइम प्राइवेट मेंबर बिल को पास किया गया था वो 1968 में किया गया था। मतलब सोच के देखो कितने साल हो गए हैं उस चीज को ना, 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट एंड द क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन बिल था वो 1968 में। तो ये थोड़ा सा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, आई होप आपको मजा आया होगा इस इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। इसलिए जो है आज पार्लियामेंट से ही मैंने 2 सवाल आपके लिए लेके आया हूं। दोनों आपने स्क्रीन को पॉज करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चंस की अच्छी है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, दिमाग लगेगा, तो दिमाग आपके अंदर है, आई नो। तो स्क्रीन को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो, ठीक है। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास इन द लोकसभा शैल लैप्स और ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो बिल जो है वो राज्यसभा के अंदर भी पेश हो सकता है, लोकसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसके बारे में बता रखा है इसने। बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेस। तो इसको ध्यान से पढ़ोगे, कल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजंस फॉर रिमूवल डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। डेडलॉक मतलब जब बिल पास नहीं होता है, तो डेडलॉक के केसेस में जो है 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो, आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में करो। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को सभी आंसर आते होंगे, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे आंसर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अरे गलती करेंगे तभी तो फ्यूचर में सही करेंगे ना, लेकिन अगर यही डर बैठा रहेगा आपके मन में, हे भगवान कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तो भैया आप कभी कुछ जिंदगी में स्टेप ले ही नहीं पाओगे, राइट। अच्छा स्टेप लेने का सबसे पहला तरीका ही होता है गलत स्टेप लो। तो एकदम से तब दौड़ने नहीं लगे होंगे ना, बचपन में चलने नहीं लगे होंगे ना, पहले गिरे भी होंगे, फिर उठे होंगे, फिर गिरे होंगे। साइकिल हम लोगों ने सीखा ऐसी, हर चीज हम लोग ऐसी तो सीखते हैं। तो गलती करने से मत डरो, है ना, गलतियां करो ज्यादा से ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग यहाँ पे एक जैसे ही हैं, सभी लर्निंग करने के लिए आए हैं, और अगर लर्निंग करने में आपने शर्म करी ना, तो भैया जिंदगी में कभी लर्निंग आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो वो थोड़ा सोच के चला करो। अंटार्कटिका बिल जो है वो पास हो गया है लोकसभा के अंदर। ये हर लाइन टू लाइन तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बेसिक बेसिक चीज आपको बता देता हूं। अंटार्कटिका के अंदर इंडिया के अभी 2 जो है रिसर्च स्टेशन चल रहे हैं। एक का नाम है मैत्री, दूसरे का नाम है भारती, ठीक है। 40 साल से भी ज्यादा हो गया हम लोग वहां पे अलग अलग चीजें लेके जाते हैं। तो ये बिल जो है ना, अभी तक देखिए, जब हम जैसे मैत्री है, भारती है, अब वहां पे कुछ इंडियन रिसर्चर्स भी गए होंगे, हमारे कुछ साइंटिस्ट भी होंगे, वो लोग वहां पे एक्टिविटी भी करते होंगे, है ना, हर तरह की एक्टिविटी होती है। हम वहां पे ड्रिलिंग भी करते होंगे, बहुत सारे रिसर्च वर्क भी करते होंगे। तो इस बिल ने क्या किया, अभी तक जो भी हम वहां पे एक्टिविटी करते थे अंटार्कटिका के अंदर, वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको हम लोग डील करते थे। पहली बार ऐसा होगा कि अंटार्कटिका के अंदर जो भी चीजें होंगी वो हमारे डोमेस्टिक लॉ के तहत जो है उनको डील किया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब आप वहां पे कोई एक्सपीडिशन करोगे या कोई आप वहां पे कोई रिसर्च सेंटर खोलोगे, तो गवर्नमेंट की मर्जी के बिना आप वहां पे नहीं कर सकते हो। तो आपको इंडियन गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। आप अगर अंटार्कटिका में कुछ भी रिसर्च करते हो तो, अब अमेरिका वाले रिसर्च करेंगे, वो थोड़ी इंडिया से परमिशन लेंगे। इंडियन अगर कोई आदमी अगर उस है वहां पे, या फिर कोई फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन वो इंडियन एक्सपेडिशन के साथ अगर वो रिलेटेड है, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं। तो बेसिकली बात ये है, अब मान को चलो कि कोई साइंटिस्ट है वहां पे जो रिसर्च सेंटर में काम कर रहा है, अब उसने वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी जो कि प्रोहिबिटेड है, तो इंडियन कोर्ट्स मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को हम लोगों ने अंटार्कटिका तक बढ़ा दिया है, एक्सपैंड कर दिया है। इंडियन सिटीजन को भी और फॉरेन सिटीजन को भी, जो कि इंडियन एक्सपेडिशन का पार्ट है। एक्सपेडिशन मतलब होता है कि जो हम लोग स्टेशन वगैरह या जो फिर रिसर्च सेंटर वगैरह खोलते हैं उसको एक्सपेडिशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इन सभी के लिए जो है कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में कौन कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री होंगे, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे होने वाले हैं इस मिनिस्ट्री के इसके अंदर में, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारी चीजें यहाँ पे जो है रेगुलेट की जाएंगी। जैसे अगर वहां पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ाते हो, उसकी परमिशन आपको लेना पड़ेगा। अगर वहां के कोई नेटिव एनिमल्स हैं अंटार्कटिका में, उनको डिस्टर्ब करते हो तो भैया आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप वहां पे कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई भी नया प्लांट आप वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप वहां पे फालतू की ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ड्रेजिंग नहीं कर सकते, एक्सकवेशन नहीं कर सकते। बेसिकली ये सारी चीजें वहां पे प्रोहिबिटेड कर दी गई हैं, ठीक है। इवन छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी आप वहां पे बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, और ना ही वहां से वापस यहाँ पे लेके आ सकते हो। वो सारी चीजें हैं। 50 लाख से लेके जो है करोड़ों रुपए तक आपके ऊपर फाइन हो सकता है अगर आपने ये किया तो बेसिकली अंटार्कटिका बिल के तहत हम लोगों ने क्या किया है, इंडियन कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया है अंटार्कटिका के अंडर में। तो वहां पे जो भी क्राइम होंगे जो इंडियंस करेंगे,
या फिर फॉरनर भी कर सकते हैं, जो हमारे साथ रिलेटेड होंगे वो भैया अभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा है, प्रोविजन आपको ये पढ़ने चाहिए। प्रीलिम्स में डेफिनेटली आपसे सवाल पूछ सकता है। अंटार्कटिका को लेके ऑलरेडी मेंस में सवाल पूछा जा चुका है 2 साल पहले, दैट व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन, वो सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर आपसे देखिए, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन, ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। हाँ, द द्रविडियन मूवमेंट एंड द आर्यन इल्यूजन, बस ये सिर्फ बातचीत करने के लिए है। डोंट एक्सपेक्ट कि यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछेगा आपसे। इंटरव्यू में हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे पूछ ले, अदरवाइज वैसे कोई खास नहीं है। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। देखिए, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को यूजुअली जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है रेशियली, मतलब एक तरह से एक को कहा जाता है जैसे आर्यन सिविलाइजेशन और एक द्रविडियन सिविलाइजेशन, है ना। द्रविडियन सिविलाइजेशन बेसिकली जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, उनको कहा जाता है कि वो द्रविडियन सिविलाइजेशन है। और जो नॉर्थ इंडिया में जो है बेसिकली जो इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, हिंदी बेसिकली डोमिनेट करती है जहां पे, इसे आर्यन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे तो अलग अलग थ्योरी हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, यहाँ पे इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलर थ्योरी ये है, और ये इसके कई पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके बाद इंडिया में आर्यंस लोग आए, है ना, जो कि नोमैडिक हुआ करते थे, वो गाय वाय चराया करते थे। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पे वो सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, वहां से बहुत सारे लोग वो जो है अलग अलग इंडिया के हिस्सों में चले गए, कुछ सेंट्रल इंडिया में चले गए, कुछ इधर उधर चले गए। और जो द्राविडियन सिविलाइजेशन है वो प्रो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब तमिलनाडु में, केरला में लोग जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले रहते थे, ऐसा माना जाता है। इसीलिए जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं वो आर्यन जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनका बोलने का फोनेटिक्स अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी अलग अलग थ्योरी हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोग जब इंडिया में आए तो उन्होंने वो एक थ्योरी लेके आए जिसे कहा जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। देखिए, ये जो पूरा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें कहा गया है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये कहती है कि जो आर्यंस लोग आए थे उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले लोगों के साथ वॉर किया था, लड़ाई की थी, और उनको वहां पे मारा था, और जिसकी वजह से उनको वहां से भगा दिया था। बाद में वो यहाँ पे जाके सेटल हो गए। इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है, एंड इट वाज गिवन बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन आज के समय में इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, इवन ब्रिटिशर्स ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन आर्यन इन्वेजन इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आर्यन आए थे, यस, दैट इज अ रियलिटी। अब हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री के अंदर जो ये कहते हैं कि देखो भैया, आर्यन वार्यन कुछ नहीं है, कोई साउथ इंडियन नहीं है, कोई नॉर्थ इंडियन नहीं है, ये सभी लोग एक ही कॉमन सिविलाइजेशन का पार्ट है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आर्यन इंडिया में आए नहीं थे बल्कि इंडिया से बाहर गए थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूरोप के अंदर जो लोग गए हैं वो इंडिया से गए थे। ये बिल्कुल एक्सट्रीम थ्योरी है, जिसको ऑफ कोर्स मोस्टली मतलब 99.9% एक्सपर्ट इसको रिजेक्ट ही कर देते हैं कि ऐसा कुछ था नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये आर्टिकल आया क्यों है, न्यूज में क्यों है? देखिए, जो गवर्नर है तमिलनाडु के, है ना, रवि जी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था जिन्होंने ये कहा कि आर्यन द्रविडियन जो डिफरेंस है वो सिर्फ ज्योग्राफिकल डिफरेंस है, वो रेशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी में अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जगह पे, लेकिन हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, जो डीएनए है, वो बिल्कुल सेम है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को बेसिकली वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है, हम लोग हमेशा से यहीं पे रहते थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी लैंग्वेज कल्चर चेंज हो गया, ये उनका मानना है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लिंग्विस्टिक स्टडी करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, वो प्री हड़प्पन लैंग्वेजेस हैं और प्री आर्यन लैंग्वेज है। मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की बात करते हो, जैसे बांग्ला, गुजराती, हिंदी, है ना, उससे बिल्कुल पुरानी लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साउथ इंडिया में रहने वाले जो पॉपुलेशन है वो बहुत पुरानी पॉपुलेशन है। संस्कृत लैंग्वेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज से काफी पुरानी है, ये, और ये तो बिल्कुल प्रूवन है।
प्रूवन चीजें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने यहाँ पे बताया है। रॉबर्ट कोल्डवेल करके एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुआ करते थे 1918 समथिंग में, ब्रिटिशर्स के दौरान। उन्होंने एविडेंस दिया है, एम्पिरिकल एविडेंस, जिसका ये कहना है कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो उनका नॉन संस्कृत ओरिजिन है, मतलब संस्कृत से उनका कोई लेना देना नहीं है ना, वो अपनी तरह से सेपरेटली डेवलप हुई है। संस्कृत अलग से डेवलप हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में इन्फ्लुएंस हुआ। संस्कृत के अंदर बहुत सारे वर्ड जो है वो सदर्न लैंग्वेज से लिए गए, खासकर तमिल लैंग्वेज से। तमिल की लैंग्वेज के अंदर कई सारे शब्द जो है वो संस्कृत से लिए गए हैं, बाद में इनका एक्सचेंज हुआ है, लेकिन जिनका ओरिजिन हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा उनका कहना है। तो जब हम लोग बात करते हैं तमिल लिटरेचर की, द्रविडियन लिटरेचर की बात करते हैं, तो संगम लिटरेचर की बात करते हैं, और ये संगम लिटरेचर जो है वो संस्कृत लिटरेचर से भी पुराना है, ऐसा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पता होना चाहिए। और फिर वही हेरिटेज वाली और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही सजेस्ट करते हैं, है ना, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी वहां पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तमिलनाडु के अंदर अभी जो एक्सकवेशन की जा रही है किजाड़ी नाम की जगह पे, वहां से बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि तमिल और केरला, मतलब उस रीजन के अंदर जो सिविलाइजेशन है विच वाज लाइक मच ओल्डर देन द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो। तो एविडेंस मिलते हैं भैया, है ना। उसके अलावा आजकल तो साइंस इतनी तेज हो गई है, तो जो जीनोमिक फॉर्मेशन है, और मतलब जो जीन पूल है हमारा, वो भी साफ साफ दिखाता है कि जो आर्यन माइग्रेशन जो है वो 2000 से लेकर 1000 बीसी के अंदर हुआ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इससे पहले लोग इंडिया में नहीं रहते थे, इससे पहले भी तो रहते थे ना। हड़प्पन वाले रहते थे, और साउथ इंडिया में भी रहते थे, ईस्ट इंडिया में भी रहते थे। तो उनका क्या, वो लोग कहाँ गए होंगे? तो वो लोग भी तो यही है ना। तो ये मिक्सचर है बेसिकली, इंडिया इज अ मिक्सचर, है ना। अलग अलग लोग जो है इंडिया में अलग अलग समय पे आते रहे, आज भी आ रहे हैं, पहले भी आते थे। तो इंडिया कोई एक तरह की पॉपुलेशन का घर नहीं है, ये जेनेटिकली भी प्रूवन हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल भी प्रूव हो चुका है, मतलब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो गुहा जी ने एक क्लासिफिकेशन किया है जिसको काफी अच्छी मान्यता भी मिली हुई है, काफी और ये रिलायबल है। तो उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है अलग अलग रेशियल ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, जैसे निग्रोटोज, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड। मोंगोलॉइड के अंदर भी दो तरह के होते हैं, पेलियो मोंगोलॉइड, तिब्बतन मोंगोलॉइड। पोलियो मोंगोलॉइड के अंदर दो तरह के होते हैं, लॉन्ग हेडेड और ब्रॉड हेडेड, ठीक है। उसके अलावा मेडिटेरेनियंस लोग उसके बाद में इंडिया में आए। मेडिटेरेनियन में दो तीन तरह के होते हैं, पेलियो मेडिटेरेनियन, मिडाइट मेडिटेरेनियन और ओरिएंटल। फिर वेस्टर्न जो है बर्चेफेलस की बात करते हैं, इसमें भी तीन तरह के होते हैं। फिर सबसे एंड में आते हैं नोर्डिक्स, ठीक है। ये इसको आप आर्यन कह सकते हैं एक तरह से। तो ये अलग अलग तरह के जो रेशियल ग्रुप्स इंडिया में कहां कहां पाए जाते हैं, इसके लिए जो है मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हो आप। तो जो मोंगोलॉइड लोग हैं यूजुअली जो हिमालयन फुट हिल्स हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, यहाँ पे रहते हैं। नॉर्डिक, देखिए मैंने आपको बताया ना, आर्यंस लोग जो सबसे बाद में आए, तो ये हिंदी वाली बेल्ट है बेसिकली, है ना, इंडो। क्योंकि जब वो बाहर से आए तो अपने साथ लैंग्वेज भी लेके आए, तो ईरानियन लैंग्वेज के साथ बहुत सारा मिक्सचर है हमारा, यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ भी बहुत सारा मिक्सचर है, इसलिए इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये आर्यन लोग जो है जैसे यहाँ पे जो है पूरे नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में रहते हैं, है ना। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर रहते हैं, जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज हैं मध्य प्रदेश में, उड़ीसा वगैरह में, वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स हैं। फिर जो है पेलियो मेडिटेरेनियन जो है साउथ इंडिया का पार्ट है। जो आपका नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पे भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं, वो भी निग्रोटोज का पार्ट है। इवन अंडमान निकोबार के अंदर भी कई निग्रोटोज जो है ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो है इसको देख सकते हो। कंटेंट में अगर आपको पढ़ना है तो इंडिया में कौन कौन से रेशियल ग्रुप्स कब आए, उनके फीचर्स कैसे कैसे होते हैं, अब वो भी देख सकते हो। जैसे निग्रोटोज में क्या रहता है, हेयर जो है फ्रीजी होता है, मतलब थोड़े कर्ली हेयर होते हैं। फोरहेड जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है। नोज जो है वो फ्लैट होती है। स्किन यूजुअली जो है डार्क स्किन होती है। लंबी आर्म्स होती हैं। तो ये थोड़ी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हैं, थोड़ा साउथ इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार वगैरह में वो आप देख सकते हो। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जो है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, मोंगोलॉइड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपके लिए एक सेल्फ स्टडी के लिए एक्स्ट्रा बढ़िया कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है, जिसको डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में, इसको जरूर पढ़ें, पूछ सकता है एग्जाम में। आज का जो दूसरा एडिटोरियल हमारे पास वो है, डिस्पाइट प्रेशर द रुपीज रिमार्केबल रेजिलियंस। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि द हिंदू में कोई एडिटोरियल आर्टिकल आता है वो सरकार की तारीफ कर रहा हो, बट ये एक बिल्कुल लॉजिकल आर्गुमेंट है। दुनिया में सभी के सभी करेंसी भैया डाउन जा रही हैं, जापानीज से लेके कोरियन तक, ठीक है, चाइनीज से लेके फिलीपींस तक,
हर करेंसी डाउन जा रही है। इंडिया की करेंसी भी डाउन जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन में हमारा रुपया जो है उतना ज्यादा डाउन नहीं जा रहा है। इसका मतलब प्रॉपर एविडेंस है। देखिए इंडिया का जो रुपी है वो पिछले साल में लगभग जो है 7% तक गिर गया है। साउथ कोरियन रुपी जो है वो कम से कम 11 से 12% गिर चुका है। चाइनीज करेंसी भी जो है वो थोड़ी हालांकि इंडिया से कम गिरी है, बट स्टिल चाइनीज करेंसी भी काफी डाउन जा रही है। यूरो जो है वो तो 20% तक डाउन जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ इंडिया की करेंसी ही डाउन जा रही है, लगभग सभी करेंसी जा रही है डाउन। और इसके लिए सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि भैया यूएसए का जो डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, और कोई रीजन नहीं है। उसके कंपैरिजन में बाकी करेंसीज डाउन आ रही हैं। अब यूएसए का डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि दुनिया में यूएसए की डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड क्यों बढ़ गई है? क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं इन्वेस्टर्स, वो यूएसए की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यूएसए की जो मार्केट है वो इस समय काफी लुक्रेटिव चल रही है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप यूएसए की सिक्योरिटी खरीदते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है। और यूएसए की गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, 40 साल का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन। तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने वहां पे क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं, उनके जेब में जितना भी पैसा था उसको निकाल के सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है बेसिकली, ठीक है। और भी छोटे छोटे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट या दिस इज वन ऑफ द रीजन। अब उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, मतलब इंडियन कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो सारा डॉलर इंडिया से निकाल के वापस लेके जा रहे हैं। कहां पे लेके जा रहे हैं? सेफ हेवन। सेफ हेवन मतलब यूएसए। इस समय तो ऐसे ही सेफ हेवन है ना, जहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ होती है। तो ये जो है कुछ कुछ रीजन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। 2008 के अंदर जब ग्लोबल रिसेशन आया था, तब भी इंडियन करेंसी जो है वो 15% के लगभग डाउन चली गई थी। फिर 2013 के अंदर यूएसए ने फिर से वही किया था, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया था, तब भी हमारी करेंसी जो है 10-11% नीचे चली गई थी। अभी तो सिर्फ 7% गई है ना। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी पहली बार डाउन जा रही है। 2008 में, 2013 में भी काफी ज्यादा डाउन गई थी। जितनी डाउन अभी जा रही है उससे ज्यादा डाउन गई थी। तो ये थोड़ा सा आपको जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। अब रुपी अगर कमजोर होगा तो उससे क्या इंपैक्ट होंगे, ये हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। रुपी कमजोर होने के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ज्यादा नुकसान होते हैं। हालांकि अगर बेनिफिट की बात करें तो जब जब कोई करेंसी डाउन आती है तो उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। लेकिन इंडिया के केस में ये बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा कमोडिटीज एक्सपोर्ट नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। दूसरी चीजें क्या होती हैं कि जब रुपया कमजोर हो जाता है तो जो शिपमेंट होती हैं, मतलब जो बाहर जाती है इंडिया से, जो एक्सपोर्ट करती हैं, वो थोड़ा सा ग्लोबल डिमांड कम हो गई है इस समय, ग्लोबली रिसेशन चल रहा है तो उसकी डिमांड कम हो गई है। देखिए अगर दुनिया भर में डिमांड हो तब तो फायदा है, इंडियन एक्सपोर्ट को बेनिफिट होता है। लेकिन भैया दुनिया में ही डिमांड नहीं है तो हमारा सामान खरीदेगा कौन, है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो कोल है, ऑयल है, एडिबल ऑयल है, गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो चुका है तो इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाटा बिरला अंबानी है, अगर इन्होंने मान लो यूएसए से कोई लोन लिया हुआ है ना, और वो लोन डॉलर में लिया हुआ है, तो भैया इनको तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि डॉलर अभी महंगा हो गया है। अरे चुकाना तो पड़ेगा ना, लेकिन किस में चुकाओगे? डॉलर में चुकाओगे। डॉलर स्ट्रांग हो गया है तो इनको बड़ा नुकसान हो जाता है उसकी वजह से, है ना। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि रुपया जो है डिस्टेबलाइज हो गया है। तो कुछ कुछ एक दो बेनिफिट भी हैं, मोस्टली तो यहाँ पे नुकसान ही है, डिसएडवांटेज है रुपया वीक होने के। आरबीआई ने यहाँ पे क्या मेजर्स लिए हैं और फ्यूचर में क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये, आरबीआई कोशिश कर रहा है कि जो भी हम लोग ट्रेड करें दूसरी कंट्रीज के साथ, वो रुपये में करें रादर देन डॉलर। ये सिर्फ एक आइडिया है, अभी ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सी इट इज जस्ट एन आइडिया। दूसरी चीज, जो एनआरआई लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम यहाँ पे पैसा जमा करवाते हैं, हम उनको हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ताकि वो इंडिया से अपना डॉलर निकाल के वापस ना लेके जाएं। भैया सीधी सी बात है, अगर उसको अमेरिका में पैसा सेव करना ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है तो इंडिया में क्यों करेगा? इंडिया में तो तभी करेगा ना, उसको हम लोग बेटर रिटर्न्स देंगे। तो आरबीआई ये भी कोशिश कर रहा है कि जो एनआरआई का जो डिपॉजिट्स होता है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाए ताकि वो लोग अपने पैसों को यहीं पे रखें, है ना। वो सारी चीजें हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग में भी कुछ हम लोगों ने रिलैक्सेशन दे दिया है। पहले $700 मिलियन आप बोरोविंग कर सकते थे, अभी आप जो है 1.5 बिलियन कर सकते हो। तो बेसिकली आरबीआई दूसरे जो है ये कह रहा है हमारी कंपनीज को, देसी कंपनीज को, कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा लो भैया, लोन में कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर में लोन ले, लेकिन पैसे रुपए में नहीं लेना है, डॉलर में लेना है। तो वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा और फ्यूचर में क्या किया जा सकता है,
तो जेपी मॉर्गन एक इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्स निकालता है, वो डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग निकालता है, डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग से निकालता है। इंडिया फिलहाल इसका पार्ट नहीं है, तो अगर इंडिया इसका पार्ट बन जाएगा तो हम लोग डेफिनेटली जो ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट है उसके अंदर और अच्छे से इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो हो सकता है रुपए के अंदर थोड़ा सा भरोसा बढ़े इन्वेस्टर्स का, वो सारी चीजें इन्होंने हमें बता रखा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, डेफिनेटली आप उसको जाके पढ़ सकते हो। इकोनॉमी वाले आर्टिकल्स हैं तो थोड़े से समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बट एनीवेज नेक्स्ट बढ़ते हैं। रशिया यूक्रेन सील ग्रेन एक्सपोर्ट डील। देखिए बात ये है कि ये देखिए भैया यहाँ पे ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी है, ये है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। इधर आपका आ जाता है टर्की, ठीक है, यहाँ पे आपका बास्फोरस जो है स्ट्रेट आ जाती है, और ये है ब्लैक सी। और इधर भैया यूक्रेन, उधर जिला आपका रशिया, ये आपका जाता है क्रीमिया, जिसको 2014 के अंदर ही रशिया ने इसके अनेक्स कर लिया था। इधर आ जाता है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव तो लगभग ड्राई होने वाला है, काफी ड्राई हो चुका है। और ये है ओडेसा, ओडेसा पोर्ट। ओडेसा पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जहां से यूक्रेन का बहुत सारा वीट जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। तो रशिया वाले क्या कर रहे थे, वही उन्होंने यहाँ पे आतंक मचा रखा था। तो वो लोग क्या करते थे, क्रीमिया में उनके जो शिप्स वगैरह हैं, मतलब यहाँ पे जो मिसाइल्स वगैरह हैं, वो लगातार जो है यूक्रेन की पोर्ट्स वगैरह पे ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से ओडिशा पोर्ट के ऊपर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ व्हीट जो है वो वहीं पे स्ट्रैंडेड हो गया था, फंस गया था, तो बाहर नहीं जा पा रहा था। अब आपको ये पता है कि यूक्रेन और रशिया दुनिया का जो है 26 से लेकर 30% व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब इतना, और कई सारी तो कंट्री ऐसी है मिडिल ईस्ट में जो पूरी तरह से यूक्रेन की व्हीट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, तो भैया वहां पे तो एकदम भुखमरी वाली हालत हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना। तो इसीलिए जो है यूनाइटेड नेशन वगैरह बहुत समय से रशिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माई बाप आप लड़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो आप किसी की मानते वैसे भी नहीं हो, कम से कम कुछ पोर्ट्स वगैरह को फ्री कर दीजिए ताकि एक्सपोर्ट हो सके व्हीट का। तो काफी समय से नेगोशिएशन चल रही थी रशिया के साथ, तो फाइनली यूनाइटेड नेशन और टर्की, तो ये टर्की की भी रशिया के साथ ठीक ठाक सी ही बनती है, उसकी जो है यूक्रेन के साथ भी ठीक ठाक बनती है, तो दोनों का दोस्त है टर्की एक तरह से। वैसे तो टर्की नाटो का मेंबर है, बट रशिया के साथ भी उसका ठीक ठाक सा दोस्ती है। तो उन्होंने जो है वो मीडिएशन किया थर्ड पार्टी, और फाइनली जो है रशिया ने ये मान लिया है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जो ओडिशा पोर्ट है इसको मैं फ्री कर दूंगा, अभी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो व्हीट को। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन अभी मिला है दुनिया भर में, तो आई होप कि व्हीट के प्राइसेस जो है थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ओडिशा पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है। ओडिशा पोर्ट जो है वो यूक्रेन के अंदर है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बाकी तो आइडिया मैंने आपको दे ही दिया पूरा मामला क्या है। बाकी आप ये थोड़ा पढ़ सकते हो इस आर्टिकल को, एडिशनल आर्टिकल है आपके पास, ठीक है। एक दो एडिशनल आर्टिकल और भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक आज हम लोगों ने कवर कर लिए अच्छे से, और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि एक बार पढ़ने से आपको चीजें 100% समझ में आ जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होती है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो न्यूज़पेपर रीडिंग में, तो कम से कम मैंने आपको 6 महीने दीजिए, ठीक है। 6 महीने तक आपको दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, एक दुनिया का पर्सपेक्टिव आप अच्छे से बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना शुरू करूंगा, हफ्ते भर के अंदर ही मैं पूरा एक्सपर्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। धीरे करके देखें और सारी एनालिसिस देखा करें शुरू से लेकर आखिर तक। 30-35 मिनट की तो सारी होती है, धीरे देखोगे तो चीजें अंडरस्टैंड होने लगेंगी। हो सकता है कुछ चीज आपको रिपीटेड लगे, लेकिन रिपीटेड टॉपिक का मतलब ये होता है रिवीजन, तो आपकी रिवीजन हो जाती है, उस टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड हो जाती है, ठीक है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, जो एमसीक्यूज आपके पूछे हैं उसका आंसर जरूर दें नीचे कमेंट सेक्शन में, और ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे भी आप जाके मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।